देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। भारत चीन सीमा पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गालवान घाटी में चीन जो है वो लगातार सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर झड़प हुई थी वहां पर एक बार फिर से चीन जो है वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे चीन की क्या मंशा है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जिस तरह से चीन एक बार फिर से उसी जगह पर स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोगों ने पहले भी बातचीत किया तो उस समय कहा था कि ये इससे पहले जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उन सब में सबसे गंभीर है और चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2021 में उनकी एक योजना थी कि वो पूरे ग्लोबल डोमिनेशन पे आ जाएंगे। वो एक चाइनीज ईयर में एक ईयर ऑफ बुल है, जो वही साल है जो 1949 का साल है। तो उनकी एक जो प्लानिंग थी कि 2021 जब ये ईयर आता है, ये वाला साइकिल आती है, 12 साल की साइकिल होती है, तो इसमें वो पूरी तरीके से दुनिया के सबसे सशक्त ताकत बन जाएंगे और इसी दिशा में वो काम कर रहे थे। देखिए, इमीडिएट प्रोवोकेशन जो भी रहा हो, ये पूरा जो उन्होंने ये शुरू किया है, यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन या बखेड़ा जो शुरू किया है, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत है। और जब तक बहुत पुरजोर उनका जवाब नहीं होता, वहीं पे नहीं, दूसरे कई जगह पे उनके भी देखिए बहुत ज़्यादा वो फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल हैं। जब तक वो पूरे जोरों से प्रेशर में नहीं आते, मुझे लगता नहीं है कि ये कॉन्फ्रंटेशन जल्दी खत्म होने वाला है जी। क्योंकि ये जो लाइन जहां आए हैं, ये लाइन जो यहाँ आए हैं, उनके 1950s में जो पोजीशन रही है, 62 में भी पोजीशन रही है, उसके आगे चले गए हैं। पिछले दफे भी हम लोगों ने कहा था कि देखिए, चीन की हैबिट का पार्ट रहा है कि वो कहते हैं वहां तक है, आपने जरा सा भी पलक झपकाया कहेंगे नहीं वहां नहीं, और उससे आगे तक है। तो ये एक एक्सपेंशनिस्ट मोड, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा पे है और ये शांति से या चुपचाप बातचीत करके जेंटलमैन की तरह ये वापस चले जाए, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती इनसे। सर, जिस तरह से चीन जो है वो सीमा पर लगातार सैनिकों को बढ़ा रहा है अपनी तरफ से, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि एक बार पीछे जाना, वापस फिर से उसी जगह पर आ जाना? आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने कहा कि एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति जो है, वो हम लोगों ने पहले भी बात किया कि कैसे अपने आप को एक सम्राट बना चुके हैं, लाइफ टर्म के लिए वहाँ हो चुके हैं। और जो 2021 के साल में उनकी योजना थी कि ग्लोबल डोमिनेशन की, और उस ग्लोबल डोमिनेशन में कुछ लोग कहते हैं कि ये हाइट की पॉइंट है, वो हाइट की पॉइंट है, मैं ये चीज़ें डिफेंस फोर्सेस पे छोड़ देता हूँ। लेकिन लार्जर पिक्चर उनकी यही है कि वो जो है कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रंटेशन से, खास करके ऐसे समय में जब उनके यहाँ इंटरनल क्राइसिस बढ़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी चिंता की विषय है और वहीं से बात नहीं होगा। भारत ने अपने ऊपर बहुत सारे बंदिशें और जो अंकुश लगा रखे हैं, मैं सोचता हूँ कि इन अंकुश को कम करके और उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाए और अपने रवैये में थोड़े बदलाव की जरूरत है जी, जो डिफेंस फोर्स में दिखाई पड़ रही है, जो आर्मी चीफ में दिखाई पड़ रही है जी। सर, पेंगोंग लेक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक का जो पूरा इलाका है, इस पर अगर देखें तो 15 ऐसी जगहों पर जहां पर चीन जो है लगातार सैनिकों की संख्या में वहां पर इजाफा कर रहा है, तो आप को लगता है कि क्या जो पहले जो सिर्फ गालवान घाटी भर में था, वो अब दौलत बेग ओल्डी से लेकर यहाँ तक का पूरा इलाका 15 जगहों पर वो सैनिकों की तैनाती कर रहा है? तो इस पूरे सैनिक के तैनाती को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे चीन की? देखिए, ये जो टैक्टिकल लेवल पे वहाँ की जो स्ट्रेटजी है, उसको मैं सोचता हूँ कि हम अपने डिफेंस फोर्सेस पे छोड़ दें। वो अच्छे से समझते हैं और उनकी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता। एक नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जो बड़ा पर्सपेक्टिव है कि चीन पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा है कैसे अपनी लैंड डोमिनेशन बढ़ाने के लिए। अपने एरिया में तो मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से उसने लैंड क्रिएट किया और साउथ चाइना सी में बहुत लंबा उसने समुद्र का हिस्सा ले लिया। दूसरी तरफ पीछे की तरफ वो रशिया की तरफ चला गया और रशिया का साइबेरिया का बहुत सा पार्ट डी फैक्टो उसने लीज आउट करके ले रखा है। तीसरा, हम देखें कि इंडियन ओशन में किस तरीके से उसने अपनी प्रेजेंस सी डोमिनेशन की बढ़ाई है। और वही नहीं, अपने इन सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कैसे जो है पूरी दुनिया के डिपेंडेंस अपने ऊपर उन्होंने किया है। ये काफी सोची समझी उन्होंने वो स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे थे। क्या उनके ऑब्जेक्टिव है?
ग्लोबल डोमिनेशन है। इस ग्लोबल डोमिनेशन में देखिए सब कुछ होने के बाद हमारी तरफ से गलती ये हुई कि चुशूल की जो संधि है, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिकली हम अलर्ट नहीं रहे। चुशूल की संधि के हिसाब से पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा होना चाहिए था, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। उस पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके हम इसके टेक्निकल माइनर डिटेल्स पे बात कर रहे हैं। देखिए पहले भी हम लोगों ने कहा जब भी दिक्कत होगी इस तरीके की कॉन्फ्रंटेशन होनी ही होनी थी, कोई भी वो एक बहाना लेके एक ट्रिगर पॉइंट लेके वो करेंगे ही करेंगे ऐसी दिक्कत। तो मैं समझता हूं कि उनकी मंशा जो है, चूंकि सोच समझ के पूरे प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, तो भारत के लोग भी, मैं समझता हूं कि भारत के खास करके जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार करके रखी होगी, क्योंकि चीन कुछ भी क्यों ना हो अपने सैनिकों की वो कदर नहीं करता। इसमें जो भी स्ट्रेटजी, जहां से भी स्ट्रेटजी हो सकती है, भारत को करने की जरूरत होगी। और हम सोचे कि सिर्फ बातचीत करके होगा, ये संभव नहीं है। सर आप इसको कैसे देखते हैं कि इस वक्त अभी तक जो था वो गालवान वैली में है, लेकिन अब जो है वो दौलत बेग ओल्डी के पास जो डेप्सांग प्लेन्स है और गोगरा पोस्ट है, इन दोनों पर भी अब टेंशन लगभग बढ़ गया है। तो ऐसा तो नहीं कि चीन जो है वो इंडिया को डाइवर्ट करके दूसरे जगह पर टेंशन पैदा कर और गालवान वैली पर फिर से कुछ अटैक करने के मूड में है? देखिए हम लोग वहाँ फील्ड पे है नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है मीडिया है उसी के जरिए आती है। मेरा मानना है कि भारत के डिफेंस फोर्सेस जो है वो अच्छे से काबिल हैं उन सारी चीज़ों के एंटिसिपेट करने के लिए, लेकिन इनका स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकता है। ब्रॉडर पिक्चर जैसे हमने कहा कि लैंड डोमिनेशन, एयर डोमिनेशन, सी डोमिनेशन इसके जरिए कर रहे हैं। हमेशा से इन्होंने पूरे बॉर्डर को डिस्प्यूट किया, पूरे अरुणाचल से लेके यहाँ तक। तो देखिए इसमें एग्जैक्ट क्या है बहुत ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा, हमें ठीक से मालूम भी नहीं होगा कि रियल उनकी इंटेंशन क्या है, लेकिन उनकी इंटेंशन एक बात है कि वो साफ नहीं है और भारत को हर तरीके से तैयार रहने की ज़रूरत है और काउंटर स्ट्रेटजी भी मजबूत होनी चाहिए। एक चीज़ क्लियर है कि ये राष्ट्रपति जो चीन के हैं वो अपने फोर्स की किसी भी कीमत पे कुर्बानी दे सकते हैं, उसको वो ओन नहीं करेंगे। उनके भीतर दिक्कतें बढ़ रही हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास इतनी पावर है कि कोई उनको, चीन के भीतर कोई उनको जवाब नहीं दे सकता है। तो चीन का एक हमेशा से एक देखे कि एक प्रवृत्ति रही है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो अपने आप का भी सर्वनाश करता है, दुनिया का भी सर्वनाश कर सकता है। तो चीन के पास अभी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे चीन का भी डिस्ट्रक्शन होगा, चीन को भी बहुत नुकसान होगी। और जिस तरीके से मैं कहूंगा कि जिस नशे में उसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं, हमें बहुत सावधान, बहुत अलर्ट होकर करने की जरूरत है और ये मान के चलना है कि हर जगह से, चाहे इंडियन ओशन से लेके जहां जहां हो सकता है, नेवल रूट से, एयर रूट से, जिस रूट से हो सकता है, हमें अपने आप को कमर्शियली, इंफॉर्मेशन वॉर के थ्रू, साइबर के थ्रू, हर तरीके से भारत को एकदम अलर्ट करना है। जब तक बहुत जोरों से रिबफ करेंगे नहीं होगा नहीं, और ये अप्रोच कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, तो ये करके करते क्या है, आप इनिशिएटिव अपने एडवर्सरी को दे देते हैं। ये इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान कहीं से कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ये नहीं कि हम घबराए हुए हैं। और देखिए हम मजबूत हैं, हम ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमिकली जो भी हो, मॉरली हमारे फौज के लोग बहुत मजबूत हैं, वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। चाइना में तो सम्राट के लिए अपनी जान देते हैं। जी सर, सीमा विवाद को लेकर चीन की हर तरफ किरकिरी हो रही है वैश्विक स्तर पर। आप मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है वो चीन जो है वो अलग थलग पड़ गया है पूरे विश्व में? देखिए ये पर्याप्त नहीं होता, अलग थलग पड़ गया है। उनके पास वो सोच के चले हैं कि वो अमेरिका को भी कंटेन कर लेंगे। देखिए चीन का एक और ये रहा है कि जो अग्रेसिव पावर होते हैं अपने सारे रिसोर्सेज को कितना किसी कॉन्फ्रंटेशन में मोबिलाइज कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि वो अपने इस कॉन्फ्रंटेशन में सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं। तो उनको ना डिप्लोमेसी से लेना देना है, ना इंटरनेशनल नॉर्म से लेना देना है। सारी दुनिया में रह के सारे लोगों से फायदा जरूर उठाते हैं, लेकिन जितने रोग रजीम है उनको वो प्रमोट करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि चीन में जब तक इस तरीके की एक नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक रजीम रहेगी, सारी दुनिया के लिए वो खतरा है। ये पर्याप्त नहीं होता है कि दुनिया उनको कंडेम करे और किरकिरी करे। नहीं सर, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और भी जो कई बड़े देश हैं वो उनका साफ साफ कहना है कि नहीं, भारत के पक्ष में वो हैं। और मतलब जिस तरह से सीमा पर विवाद हो रहा है वो चीन का, वो सारे जो भी देश हैं वो सब चीन का ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो करेंगे ही। ऐसी स्थिति में
रूस को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि रूस जो है वो चीन का और भारत का दोनों का संबंध जो है वो रूस से काफ़ी अच्छा है, तो इसमें रूस की क्या भूमिका है, रूस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी सवाल आपने कहा है। पश्चिम के जो विद्वान हैं, थिंक टैंक हैं, उनका मानना था कि भारत और रूस के संबंध बहुत विशिष्ट संबंध रहे हैं और भारत और रूस के संबंध होते हैं तो भारत के जरिए पश्चिम भी जो है रूस से कोई बात हो सकती है तो वो कर सकता है। तो किसी भी कीमत पर भारत को रूस से कोई नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रूस अलग थलग पड़ने लगा और कुछ पुराने लोग जो रूस से ऑब्सेस थे उन्होंने रूस को के साथ वही पुरानी नीति अपनाने की कोशिश की, जबकि पश्चिम में भी कई एक्सपर्ट हैं जो कहने लगे नहीं, रूस वो नहीं है, रूस को आपको लर्न करना पड़ेगा डील करने के लिए क्रीमिया वॉर के बावजूद। तो देखिए, रूस जब अलग थलग पड़ने लगा, रूस की डिपेंडेंस हो गई, इकोनॉमिकली बड़ी सिक्योरिटी थी, तो चीन ने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है रूस के ऑयल फील्ड्स में, जमीन का बहुत सा हिस्सा ले रखा है। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी में रूस और चीन बॉर्डर शेयर करते हैं, भीतर में क्या स्थिति हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत जो है रूस के साथ रीच आउट करे, क्योंकि भारत और रूस की मित्रता जो है बड़ी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है और भारत की मित्रता जो रूस के साथ है उसे ना अमेरिका इम्पैक्ट होता है, ना भारत की मित्रता जो अमेरिका से है वो रूस को इम्पैक्ट करता है। भारत को अपने एक ग्रुप में अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट और सेल्फ असर्टिव पावर बन के आना पड़ेगा और दोनों को डील करना पड़ेगा। और जो पश्चिम के साथ जो गुडविल है, मैं कहता हूं कि गुडविल सफिशिएंट नहीं है, गुडविल मस्ट ट्रांसलेट इनटू टैंजिबल सपोर्ट, और टैंजिबल सपोर्ट हर तरीके से। इकोनॉमिकली भी देखिए, चाइना पहले से तैयारी कर रहा था 2021 आने से पहले कि अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी से लेके इंटरनल ये पे भी कर लें, कि अगर मान लीजिए उसका एक ट्रेड भी अगर सैंक्शन थोड़ी बहुत आती है तो चाइना को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत मीडिया पे बहुत सारी बातें जो मेरे दिमाग में है मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ज़रूरत पड़ता है तो मैं विश्वस्त हूँ कि इन सारी चीज़ों को जो भी हमारी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, खास करके हमारे विदेश मंत्री हैं और लोग जो होंगे, उन पे मैं सोचता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी अच्छे से डिप्लोमेटिकली कैसे इसको हैंडल किया जाए। और चीन को देखिए रिबफ करने की ज़रूरत है, पूरे दुनिया को अग्रेसिव होने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से उन्होंने कोविड को फैलाया, जिस तरीके से ओपेक तरीका रखा, पूरे दुनिया को आज उन्होंने लॉकडाउन में भेज दिया और लॉकडाउन में भेजने के बाद ये तमाशा कर रहे हैं इस सारी जगह में आके, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और ये खतरा हिंदुस्तान को नहीं है, पूरी दुनिया की पीस और स्टेबिलिटी को खतरा है एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शुड बी कॉल्ड आउट फॉर दिस। और भारत को मैं सोचता हूं कि और असर्टिव और बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। जी सर, अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो आपको क्या लगता है कि रूस जो है वो किस तरफ रूस का झुकाव होगा? देखिए, रूस की बहुत सारी मिसगिविंग्स है वेस्ट को लेके, वेस्ट में रूस को लेके बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है, तो इसके बीच में क्या झुकाव होगा हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन रूस शुड वैल्यू, जो रूस में गुडविल आज भी हिंदुस्तान के प्रति बहुत अधिक है और पारंपरिक रूप से कई जगह क्वार्टर हैं जिसमें हमारे रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। बीच में कुछ लग रहा था हमारी जगह से रूस को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए, रूस से जो हमारी मित्रता है खास करके 50s की 60s की, हमें पश्चिम से भी को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। देखिए, आप हमारे पास आप अभी आए हैं, रूस हमारे भाई की तरह है, रूस हमारे एकदम फ्रेटर्नल बॉन्ड। मैं तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, रूस के जो भी मित्र आते थे वो मजबूत बॉन्ड हमें पीपल्स टू पीपल लेवल पे 80s में थी, 1980 के दशक में थी, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो गुडविल रहेगी और कम से कम रूस न्यूट्रल रहेगा, चीन की तरफ से दबाव जाएगा। रूस की चीन पर डिपेंडेंस बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि रूस जो है हॉस्टाइल भारत के प्रति नहीं होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। सर, एक सवाल पाकिस्तान से रिलेटेड है कि जिस तरह से चीन जो है पूरे विश्व में एक तरह से अलग थलग तो पड़ ही गया है, तो आपको लगता है कि चीन इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को प्रमोट करके या प्रभोग करके जो है वो भारत के ऊपर जो है आतंकवाद के जरिए जो है भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे चीन है? देखिए, चीन नहीं, मैं सोचता हूं कि इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का, जिसका मैंने जिक्र किया कि चीन खुद एक रोग स्टेट, उसकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट देखिए दुर्भाग्य से एक रोग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। हकीकत यह है कि चीन के नौजवान भी आज़ाद होकर रहना चाहते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत उनका अच्छा हो गया है, लेकिन चीन में वर्किंग क्लास की पोजीशन अभी भी खराब है, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स की पोजीशन अभी भी खराब है। तो हिंदी में अगर एक कहावत होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, तो एक रोग स्टेट, रोग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट दूसरे रोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलेगा ही। कंफर्ट लेवल इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा है। चीन को यह भी डर लगता है कि भारत में एक प्रजातंत्र के रूप में भारत अगर बहुत सशक्त हो गया तो चीन में भी लोगों में डिमांड बढ़ेगी कि ये कम्युनिस्ट सिस्टम आप हटाइए,
हम आपके इसके नीचे नहीं झुक के रहना चाहते हैं। तो चीन को एक ये भी डर है कि ये हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, मैंने कई दफे आपसे कहा कि पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह की तरह, आज किसी ने पाकिस्तान से हमें फोन करने की कोशिश की, मैंने नंबर काट दिया। तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा एक क्राइम का, इंटरनेशनल क्राइम का बिजनेस जो है कोई कहीं चलाता है तो पाकिस्तान चलाता है। तो चीन में हमेशा से सीक्रेसी रही है, नैतिकता नाम की कोई चीज उनमें है ही नहीं, रूथलेसनेस एक्सट्रीम पे है और वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। देखिए, यही वजह है कि चीन जो है कुछ साल तो आगे जाता रहा, उसके बाद वो गरीबी और गुर्बत और तबाही की तरफ जाता रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों में मैं सोचता हूं कि भारत को शॉर्ट टर्म में, पहले भी मैंने लिखा है अपने ब्लॉग पे, शॉर्ट टर्म में इस क्राइसिस को हमें हैंडल करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अपने पूरे अप्रोच को, पूरे रवैये को बदलने की जरूरत है। हम घर में बैठ के अंदर झुक के नहीं रह सकते हैं, अंदर के सारे इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना है। एंड वी हैव टू इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल पावर हु सेवियर ऑफ पीस। और हम जब पीस और सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो जो आम जनता चीन की है वो भी हमारी तरफ देखे, जो आम जनता पाकिस्तान की वो भी हमारी तरफ देखे। भारत एक प्रजातंत्र के रूप में मजबूत होता है, ये अपने आप खत्म होना शुरू करेंगे। और जो स्ट्रेटजीज की बात है, मिलिट्री स्ट्रेटजीज की, पक्का मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास है कि भारत की फौज इसमें एकदम सक्षम है। सर, आखिरी सवाल कि भारत, अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है अभी सीमा पर, भारत चीन सीमा पर, तो भारत को किस तरह से और तैयारी करने की जरूरत है? देखिए, जैसे क्या डिटेल तैयारी करने की जरूरत है, हमारी फौजें बहुत अच्छे से जानती हैं। उसके टैक्टिकल लेवल पे मैं बिल्कुल कभी बात ही नहीं करता और कहना भी नहीं चाहता, लेकिन जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनकी तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, हमारे पास 50 स्ट्रेटजी हैं। देखिए, रोग रेजीम जो है वल्नरेबल होती है, लेकिन रोग रेजीम, देखिए हिटलर ने क्या किया कि गलती से, बेवकूफ़ी से वो चले गए। देखिए, बहुत ज़्यादा सत्ता और ताकत के नशे में ही लोग गलती करते हैं, लेकिन उसका एक ह्यूमन कॉस्ट होता है। तो ह्यूमन कॉस्ट तो होगा, लेकिन जब ऐसा आ ही जाता है तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्र के सम्मान के लिए कोई कॉस्ट बड़ा नहीं होता है, और हमें भी दिमाग लगा के कि भाई ह्यूमन कॉस्ट मिनिमाइज हो। लेकिन चीन के जो सरकारी तंत्र है उसको एक्सपोज करने की, आइसोलेट करने की जरूरत है, और पूरे दुनिया में जिस तरीके से आस हो सकता है, ट्रेड के जरिए, कॉमर्स के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, एयर के जरिए, उनको बताएं कि देखिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आप एक फेलो एशियन सिविलाइजेशन है, आपकी तरक्की से हमें गौरव है, गर्व करते हैं कि आप एशियन पावर के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये पुराने दकियानुसी गिरे हुए तरीके को आप बंद करें। आपकी सभ्यता, आपका रियल स्टेट वहीं तक था, आप 2 राज्यों को कब्जा करके 3 राज्यों को बैठे हुए हैं, और अब जो पीस और स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई एम सॉरी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू गो बैक। ये हमें बहुत फॉर्मली कहने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी यहाँ बहुत दिक्कत होगी। और चीन के लोगों को ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था कि और क्या तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि वो जिस जगह पर झड़प हुई वहां से फिर बाद में वो लोग पीछे भी हटे, लेकिन अब फिर से उसी जगह पर, झड़प वाले जगह पर ही वो अपना तंबू फिर से लगाने लगे हैं। इसलिए ये सवाल बनता है कि भारत को अब किस रूप में तैयारी करने की जरूरत है? जहां जहां दुनिया के जिस पॉइंट पे वो हैं, जिस जगह वल्नरेबल है, वहां पे हमें देखने की जरूरत है। जितने दुनिया में जो दूसरे देश है उनको बोलने की जरूरत है, एयर, वाटर, सी, लैंड, यही नहीं, जिस पॉइंट पे है उस जगह जाने की जरूरत है। और जाने के बाद जो है, हम ये नहीं कहते कि युद्ध करने की जरूरत है, उन पे दबाव बनाने की, और उसके बाद भी वो गलती करते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है। अगर देखिए, बड़े बड़े राष्ट्र या सभ्यताएं जो है संभाल के चलती है, लेकिन चीन की ये जो आदत बन गई है ना कि छोटे छोटे देशों को डरा देना, वियतनाम में ले जाना, जापान को ले जाना, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सारी दुनिया में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट या हर लेवल पे एंगेजमेंट चल रही होंगी, लेकिन वो हमारा चाल एंटिसिपेट नहीं कर पाए। इसलिए बहुत सारी चीज़ें, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे मालूम नहीं है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी होनी चाहिए कि वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए, और ये घर में बैठ के कि नहीं आप हमें मारते रहिए, 40 बॉक्सिंग मारिए, हम 40 की 40 का ही जवाब देंगे, 41वां नहीं करेंगे। नहीं, आप 40 मारिएगा, हम 4000 मारने की कैपेसिटी रखते हैं अलग से। और हिंदुस्तानियों में वो जज्बा है। चीन के लोगों को तो उन्होंने गुलाम बना रखा है, तो गुलामों में नहीं, हम गरीबी में जरूर हैं, लेकिन गरीबी में रहने के बावजूद हम में आपका सम्मान है एक देश के रूप में। सर, एक आखिरी सवाल और, कि आपके वॉल पर मैं देख रहा था कि आप लगातार इंडोक्रेसी की बात करते हैं, तो आप किस तरह की इंडोक्रेसी की, जरा उसके बारे में अगर दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि इंडोक्रेसी के बारे में आप लगातार लिखते आ रहे हैं।
तो क्या है ये इंडोक्रेसी और आप किस तरह का चाहते हैं इंडोक्रेसी के रूप में? देखिए, इंडोक्रेसी जो है अतीत में जाने की बात नहीं है। इंडोक्रेसी सरकार के पूरे ढांचे में ऐसे परिवर्तन करने की बात है जिसमें हर एक स्तर पे हमारे जो पॉलिटिशियन हो, ये नहीं कि वो जैसे तैसे लोग आके पॉलिटिक्स में चले जाए। ब्यूरोक्रेसी में इंटाइटलमेंट नहीं होनी चाहिए कि वो एक सर्विस सूचना रट के आए और किए गए। मेरा मतलब है कि हर जगह जो एरिया के एक्सपर्ट हों और टॉप क्लास लीडर भी हों जो एक्सेलेंस ला सके, उसकी बात है। इंडोक्रेसी बात है भारत के हर एक नागरिक को कैसे इंपावर किया जाए, और ये सिर्फ मीडिया और कहने की बात नहीं है, हर तरीके से बात है। इंडोक्रेसी है कि सारे इंस्टीट्यूशन को कैसे जो है उनके रोल के हिसाब से, जैसे मीडिया है वो टॉप क्लास पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करे। ये नहीं कि बहुत सारे लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मीडिया खोल के रखे रहे हैं। इंडोक्रेसी जो है हेल्थ से लेके हर जगह नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बूस्ट करें, झगड़ा नहीं करें, हम दूसरे देश में जाए उनको लिफ्ट करें, उनके टेरिटरी को नहीं चुराने की कोशिश करें जो चाइना कर रहा है। ये पाकिस्तान का जो दुनिया भर में अपराध तंत्र है उसको खत्म करे। पश्चिम का जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो नहीं है। इंडोक्रेसी राजा भरत के सिद्धांतों से प्रेरित है, जो भारत के ओरिजिनल सिद्धांत है, जब भारत में सबसे पहले प्रजातंत्र था। और पूरा इंडो एशिया, मध्य एशिया से लेके पूरा इंडोनेशिया से यहाँ तक जापान तक हमारे विचारों का प्रभाव था, दुनिया में संपन्नता थी, उसकी बात करें। लेकिन जो सुरक्षा के चैलेंज होते हैं, हम उसको मिनिमम एफर्ट में, कोई भी वॉर होता है तो मिनिमम एफर्ट में उसको आइसोलेट करके वहीं कंटेन करें। तो इंडोक्रेसी देखिए सिक्योरिटी और गवर्नेंस दोनों का वो फॉर्मूला है जिसमें पूरी दुनिया में अमन शांति आ सकती है। हम उसमें स्पीच देके, भाषण देके और वसुधैव कुटुंबकम की बात करके थोथे वायदे से नहीं करें, अपने आप को ऐसा सशक्त करें। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हर कॉन्फ्लिक्ट को ठीक कर सके और इंपावर कर सके। मैं सोचता हूं कि इंडोक्रेसी आती है तो पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ देखेगी। और मेरा मानना है कि प्रजातंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत कैसे परफॉर्म करता है, एक प्रजातंत्र के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। और पूरी दुनिया को, जो चीन और पाकिस्तान से पूरी मानवता को जो खतरा है, आतंकवाद से खतरा है, और उनके ओपेक हान एथनिसिटी या कहें कि जो एक रेशियल एरोगेंस है उससे खतरा है, उसमें हमारा रोल क्या होता है, इसी पे दुनिया का भविष्य निर्भर करता है और भारत का भविष्य निर्भर करता है। और इस दिशा में इंडोक्रेसी एक बहुत मजबूत पहल हो सकती है, एक बहुत मजबूत व्हीकल हो सकती है। और आपके जरिए जो भी हिंदुस्तान के लोग हो, जो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो या जो गैर हिंदुस्तानी भी हो, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इंडोक्रेसी में आके हमारा साथ दें, हमसे जुड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।